नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विंडहॉक में एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच होंगे महत्वपूर्ण समझौते। नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मुंबई में आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। विदर्भ और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद, जबकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश ने दिलाई उमस से राहत। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान। दवाइयों पर 200 और तांबे पर 50% तक लगा सकते हैं शुल्क। आगे नहीं बढ़ेगी अगस्त की समय सीमा। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंच चुके हैं। यह उनकी नामीबिया की पहली यात्रा है। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहां के मूल कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति पेश की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां की राष्ट्रपति नांदी नंदेतवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नामीबिया में प्रवासी भारतीय पूरी तरह से तैयार हैं। उनका जोश पूरी तरह से हाई है। सब प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता ने इस अवसर पर प्रवासी भारतीयों से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया की यात्रा पर हैं और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारों से आप देख सकते हैं कि सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इनकी क्या तैयारियां है। क्या तैयारियां मैम आपकी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? मैंने ये बनाया है चित्र उनके लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो नामीबिया आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी हो अच्छे से हो और हम उन्हें अच्छे से मिलें। आप क्या प्रधानमंत्री से कहना चाहती हैं? अगर वो बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री से? ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था कि उनसे बात करने का और मिलने का मौका मिलेगा, बट अगर मिलेंगे तो बस यही कहेंगे कि आपने जो भी करा है बहुत अच्छा करा है और उसके लिए थैंक यू। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जया मोदी आवे अच्छे। आपने ये गुजराती लैंग्वेज में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कितनी खुशी हो रही है कि 27 साल बाद कोई प्रधानमंत्री नामीबिया आ रहे हैं? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नामीबिया आ रहे हैं और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत विकास किया है, उन्होंने हमारे देश को बहुत आगे पहुँचाया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं वो जल्दी से आए और हमसे मिलें। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चित्र आपको नजर आ रहा होगा। हाथों से बनाया हुआ चित्र है। अश्वनियन सौम्या, आप सौम्या हैं? यस। आपने ये चित्र बनाया प्रधानमंत्री को। उनको क्या कहेंगे इस तस्वीर को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? सबसे पहले तो I'll tell him that
ये मेरे ब्रदर ने ड्रॉ किया है एंड इसकी साइड में एक पोएट्री लिखी है, तो आई रोट अ पोएट्री फॉर हिम, सो आई वुड रियली लाइक हिम टू रीड दैट पोएट्री। कितनी खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज आपकी मुलाकात होगी, उनको देखने का मौका मिलेगा? We are very excited. We have been waiting for this moment ever since yesterday, and you know, because we were so excited and we wanted to show it to him that we do this. तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं, नामीबिया में रह रहे हैं, 27 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय छवि है, यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा तो ज़रूर होना है, खासकर प्रवासी भारतीयों को, और उनमें काफ़ी उत्साह भी नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, विंडोक। भारत और नामीबिया के बीच संबंधों की बात करें तो लगभग हर क्षेत्र में इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं भारत नामीबिया के संबंधों को। भारत ने नामीबिया को खाद्य संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही सितंबर 2024 में नामीबिया भेजी 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप। अगर चीता पुनर्वास परियोजना की बात करें तो इसमें एक उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। नामीबिया से कई चीते भारत आए हैं। नामीबिया से भारत में चीतों का लाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही शुरू हुई। साथ ही साथ अगर आपको बताएं, पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने में परियोजना का भी योगदान भारत नामीबिया संबंधों में देखा गया है। इसके साथ ही भारत ने नामीबिया को बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। इसके साथ 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ही नामीबिया दौरा है। इसके कई मायने हैं। साथ ही साथ अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार और निवेश में भी भारत नामीबिया के संबंध बेहद ही प्रगाढ़ रहे। भारतीय कंपनियां नामीबिया के साथ साझेदारी बढ़ाने की इच्छुक नजर आ रही हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि व्यापार और निवेश में कई अवसर तलाशे जा रहे हैं। विशेषकर हीरा उद्योग, फार्मास्यूटिकल में बढ़ रही है साझेदारी। भारतीय उद्योगों द्वारा नामीबियाई भागीदारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो लगातार व्यापार और निवेश में कई अवसर देखने को मिल रहे हैं और खासकर बात करें हीरा उद्योग में नामीबिया को भारत की विशेषज्ञता का लाभ मिल सकता है। भारत नामीबिया सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि INCEIT में भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। डिजिटल कौशल विकास और तकनीकी सहयोग का आधार बन रहा है INCEIT। UPI और जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म पर दोनों देशों में बातचीत चल रही है और भारत इसका एक उदाहरण है। डिजिटल डिलीवरी मॉडल में भारत के अनुभव से नामीबिया को लाभ मिल सकता है और मिल भी रहा है। नामीबिया के ओशाकाटी में भाबाट्रॉन कैंसर रेडियोथेरेपी मशीन की स्थापना की गई है और नामीबिया के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में देगी ये मशीन बेहद ही लाभदायक होने वाली है, उपयोगी होने वाली है। भारत की फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण आपूर्ति क्षमता को नामीबिया में विस्तार दिया जा रहा है। तो ये तो बात रही स्वास्थ्य सहयोग की। आइए अब बात कर लेते हैं रक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में। नामीबिया को रक्षा प्रशिक्षण के लिए की प्रतिबद्धता भी दिखाई जा रही है। भारतीय प्रशिक्षण टीमों की निरंतरता सुनिश्चित ये की गई है। उसके साथ साथ रक्षा उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में भारत की बढ़ती क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी भारत नामीबिया के संबंध बेहद ही मजबूत माने जा रहे हैं। फोरेंसिक उपकरणों की आपूर्ति पर सहमति के बाद अब सहयोग आगे बढ़ रहा है। शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। नामीबिया के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रस्ताव भी रखा गया है, यानी कि क्षमता निर्माण और शिक्षा में भी लगातार इसको कैसे विस्तार दिया जाए उस पर बात चल रही है। नामीबिया में उद्यमशीलता विकास केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है और नामीबिया की राजनयिक अकादमी को मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी काम लगातार जारी है। कला, संस्कृति और विरासत की बात की जाए तो इसके क्षेत्र में भी सहयोग के लिए काम किए जा रहे हैं, यानी कि सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देशों के बीच संबंध कैसे मजबूत हो उस पर भी काम हो रहा है। लोगों से लोगों के बीच का संपर्क यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के भी पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल जैसे मंचों पर मजबूत सहयोग भारत नामीबिया के बीच संबंधों को दर्शाता है और भारत ने अफ्रीकी संघ, दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ में नामीबिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और ये साफ दिख रहा है कि वैश्विक मंचों पर सहयोग भारत नामीबिया के बीच लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा इन ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे दोनों के बीच सहयोग बढ़ता नजर आ रहा है और अब जब प्रधानमंत्री नामीबिया पहुंचे हैं तो दोनों देशों के रिश्ते अब और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे।
आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंच चुके हैं। विंडहोक राजधानी जो है नामीबिया की, वहां पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें द्विपक्षीय व्यापार की, तो इसमें भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। साल दर साल आपको बताते हैं 2023-24 में 803 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इसमें 453 मिलियन अमेरिकी डॉलर था भारत का निर्यात। तो हम देख रहे हैं कि द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। और आइए सीधा रुख करेंगे, रविशंकर प्रसाद इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? ये सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया, उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे बिहार के चुनाव में, जैसे बाकी जगह हारे, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, उसके बड़े देश। इसलिए ये देश के सामने बताना जरूरी है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंशन करते हैं, केस की कल सुनवाई होने वाली है, और आज आप सड़कों पे दबाव बना रहे हैं। दिस होल अप्रोच ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज वेरी गिव्स राइज टू सीरियस क्वेश्चंस। You filed cases in Supreme Court, MPs filed, your supporters filed. You get the case mentioned. I understand tomorrow the case is going to be heard, and today you are on the streets. Is it some kind of a pressure being sought to be created? ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक इस पूरे मामले की सच्चाई है, थोड़ा हमने जानकारी प्राप्त की। 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं बिहार में, जिसमें 4 करोड़ का इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिसमें 4 करोड़ मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया। तो मतलब मोर देन 50% जमा हो गया। और अभी 16 दिन बाकी हैं। जो काम चल रहा है इसमें भी 16 दिन बाकी है। तो ये इसका प्रोग्रेस और ये इसका पेस है। अब जहां तक सवाल है कि चुनाव आयोग ने, जहां तक मेरी जानकारी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट में नाम है, उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय गहन रिवीजन हुआ था। अब अभी जो दिया जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज देश में 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं कि नहीं? सबका बैंक अकाउंट है कि नहीं? इतने लोग को पेंशन, बाकी चीजें सरकार को दी जाती हैं, तो उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं? स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं? और ये जानकारी आपको रहना जरूरी है कि 1 लाख बूथ है और 4 लाख BLO काम कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, 1 लाख बूथ हैं बिहार में और 4 लाख BLO ये पूरे आवेदन पत्र को ले रहे हैं। और इसके बाद भी ये जब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। आपको आपत्ति है तो सुनवाई की जाएगी। अगर आपको आदेश से खुश नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर के, तो आप कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। वहां भी आप खुश नहीं हैं तो ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी जो बिहार के हैं, वहां अपील कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बार बार पब्लिकली आई है। लेकिन मेरा फिर कहना है, आप चाहते क्या है?
एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तभी आप ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया, तो आप आपत्ति कर रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। On behalf of the BJP, I have not the slightest doubt. On the one hand, you oppose. On the one hand, you say electoral law must need to be revised. On the one hand, you keep on cursing the election commission. You are not taking adequate steps to improve the system. And today, when the revision is going on, 4 crore plus forms have been submitted of voters out of 7.90 crores. That means more than 50%. And still 16 days are left. We are getting a hue and cry. You want to win on the shoulders of those who are not eligible to vote. मैं अपोजिशन पार्टियों से एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। वोट देने का अधिकार उन्हीं को है ना जो भारतीय नागरिक हैं। क्या आप चाहते हैं कि वोट उनके द्वारा दिया जाए जिन्होंने भारत की नागरिकता को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है? साफ साफ बताएं ये लोग, क्या मतलब है इसका? जिस तरह से खड़े हो जाते हैं वोट बैंक के लिए सबों के पक्ष में, तो यही कर रहे हैं क्या? तो अगर ये कर रहे हैं तो जनता विरोध करेगी, हम भी विरोध करेंगे। ये देश कभी नहीं चाहेगा कि जो लोग वोटिंग की पात्रता नहीं रखते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो भारत की राजनीति को प्रभावित करें। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कई सीमांत जिलों में वोटर्स की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है? मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बिहार के क्षेत्रों में पिछले चुनाव में, इस चुनाव में एकाएक कुछ विधानसभा में वोटर्स की संख्या 50% बढ़ गई, जबकि बाकी जगह 15 से 22% बढ़ी है। क्यों? तो कई सवाल हैं। रिवीजन होने दें और कल कोर्ट में बहस करें, जो निर्णय होगा उसे स्वीकार करें, लेकिन पहले ही हार मानकर जो देश के नागरिक नहीं हैं उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। आज बंद के दौरान रेलवे रोका जा रहा है, सड़कों को बाधित किया जा रहा है। आप देख रहे थे भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद को, जो बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। कह रहे थे कि आप उन लोगों के कंधों पर राजनीति करना चाहते हैं जो मतदाता बनने का पात्रता भी नहीं रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस समय विपक्ष सिर्फ बेवजह का विरोध कर रहा है और आगे उसकी जो मंशा है वो साफ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर बिहार में, जो 4 करोड़ से ज़्यादा पहले से ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नामीबिया पहुंचे और हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के 5वें और अंतिम चरण में नामीबिया पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हवाई अड्डे पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम दक्षिण अफ्रीका के देश ब्राजील के 4 दिवसीय सफल दौरे के बाद अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंचे हैं। नामीबिया का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और भारत नामीबिया के संबंधों को यह और प्रगाढ़ बनाने वाला है, क्योंकि 27 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नामीबिया दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बन सकती है। कहा जा रहा है कि यूरेनियम निर्यात, रक्षा उपकरण खरीद और तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं
जिस पर सहमति बन सकती है। बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम दौरा नामीबिया का। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रोजेक्ट चीता 2 की भी शुरुआत हो सकती है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका अहम रही है और अफ्रीका हमारा मजबूत साथी भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरे के 5वें और अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचना बेहद ही अहम माना जा रहा है। ग्लोबल साउथ दक्षिण देशों के भारत के नेतृत्व को दुनिया मानती है और इस दिशा में अफ्रीका भारत का एक मजबूत साझेदार भी है। हमने देखा है कि भारत ने नामीबिया को हमेशा समर्थन दिया है और नामीबिया ने भी तीनों वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में भाग लिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा पर डीडी न्यूज ने नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों में शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और वन्य जीवों के संरक्षण सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। आखिर इस दौरे के मायने क्या है और इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस दौरे का उद्देश्य क्या है और द्विपक्षीय संबंधों में कितनी मधुरता आएगी इस दौरे को लेकर? उद्देश्य काफ़ी सारे हैं। ये जो विज़िट हो रही है ये 27 साल बाद हो रही है, तो एक तो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो इतनी बड़ी गैप है वो फिल होगी और बहुत सारी दूसरी चर्चाएं होंगी, इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चर, बहुत सारे एरियाज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब बातों में भी, इन सब जगहों पर बड़ी चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री जाएंगे। सर, क्या इस दौरे से भारत को अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी? अफ्रीका हमारे लिए एक प्रायोरिटी है और ये प्रधानमंत्री जी हरदम बोलते हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी की अभी विज़िट स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा, एक अफ्रीका के देश से शुरू हुई और एक अफ्रीका के देश से ख़त्म हो रही है। तो अफ्रीका में हमारे 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो चुके हैं और अफ्रीका हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस रास्ते से चले थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद हमने सभी अफ्रीका के देशों का हमने सपोर्ट किया था, नामीबिया का हमने सपोर्ट किया था। हमारे जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं और इंडिया में ये चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमने बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि भारत अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नॉलेज इन सब एरियाज़ में शेयर करे। सर, भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो क्या नामीबिया आपको लगता है कि इसका समर्थन करेगा? करता है और करेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल साउथ से हैं, नामीबिया भी अपने आप को ग्लोबल साउथ से मानता है। हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे चैलेंजेस वगैरह एक जैसे हैं। जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा था तब हमारे यहाँ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुए थे, जिसमें तीनों समिट में नामीबिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है
भारत का एंगेजमेंट ग्लोबल साउथ में वो बढ़े। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में? बातें कुछ चल रही हैं अभी उसमें डिफेंस एरियाज़ में, क्योंकि जो नामीबियन डिफेंस फोर्सेस हैं इनकी सरकार भारत से काफ़ी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं। जो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो इस पर भी हमारी बातचीत होगी। और अभी कुछ समय पहले इनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी इंडिया गए हुए थे। वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हमारा वहाँ पर जो डिफेंस का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो काफ़ी कुछ हमसे यहाँ पर खरीदना चाहते हैं भारत से। कुछ इक्विपमेंट है बट ये विज़िट के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बढ़ावा होगा। नामीबिया भी की अगर बात की जाए तो वो महत्वपूर्ण देश है, लेकिन जो भारतीय दर्शक हैं खासकर डीडी न्यूज़ के, वो उनकी एक बड़ी इच्छा रहती है कि अगर नामीबिया में व्यापार करना चाहें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें जो अगर बड़े सेक्टर्स बताऊं तो माइनिंग, मिनरल्स, अभी जैसे इनके क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह तो हैं इनके पास, रेयर अर्थ वो सब भी हैं, लेकिन मार्बल है तो काफ़ी इनका अच्छा मार्बल है। यहाँ से काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो कि भारत से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ट्रेडिंग में यहाँ पर एक हमारी कंपनी है जो कि 2000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो आप कोई भी एरिया चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं कि भाषा अलग है, भाषा भी ये अंग्रेजी समझते हैं, तो हमारे लिए व्यापार करना आसान है। सर, आपने अभी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जा रही है तो क्या यूरेनियम को लेकर भी किसी समझौते की संभावना है? यूरेनियम पर भी बातचीत होगी और प्रधानमंत्री के विज़िट के बाद मैं आशा करता हूँ कि यूरेनियम हमारे नामीबिया से भी यहाँ से इंडिया में भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है लेकिन कुछ उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सक रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें क्लैरिफाई करनी है, वो प्रधानमंत्री जी के विज़िट के बाद हो जाएंगे। उसके बाद हम मेरे ख्याल से यूरेनियम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपको लगता है कि भारत की जो विदेश नीति नामीबिया को लेकर है, अगले 10 सालों में आप किस तरीके का परिवर्तन देखेंगे? जैसे इंडिया की भी बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ भी थोड़ा रियलाइजेशन है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम बहुत कुछ अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडिया से ला सकते हैं, हमारे जो रिलेशंस है बढ़ सकती है, तो इनकी भी जानकारी अभी बढ़ रही है। तो फिर जैसे अब विज़िट होगी प्रधानमंत्री की तो फिर काफ़ी लोग जानेंगे कि हाँ इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे जो रिलेशंस है वो भी बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि भारत और नामीबिया के जो द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद होगी, उसमें भविष्य में दोनों के एक मजबूत संबंध होने की संभावना है और दोनों देशों के बीच अगर संबंध कुछ इस तरीके से मजबूत रहे तो कई सारे सेक्टर्स में भारत और नामीबिया दोनों साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो भारत लगातार प्रयासरत है कि कैसे भारत और नामीबिया के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाया जाए और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंच चुके हैं। एक ऐतिहासिक पड़ाव बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया दौरे को लेकर। ब्रासीलिया से रात भर की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 6:30 बजे नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचे हैं। यहां आज उनके कई व्यस्त कार्यक्रम हैं। राष्ट्रपति के साथ उनके द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। साथ ही साथ नामीबिया के संसद के संयुक्त सत्र को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। यहां जब प्रधानमंत्री रात भर की यात्रा के बाद जब सुबह पहुंचे नामीबिया तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान कलाकारों ने नामीबिया के पारंपरिक नृत्य पेश किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान वहां का पारंपरिक वाद्य यंत्र को भी बजाया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस।
आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 26वां सम्मान है। भारत और ब्राजील का संबंध उस वक्त एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 26 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये ऑर्डर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी प्रधानमंत्री को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया।
किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा, जिसका मामला आज पटियाला हाईकोर्ट में पहुंचने वाला है। क्या होने वाली है सुनवाई, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। गुजरात जैसे राज्य में जहाँ कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश होगी, वहाँ 1-1 करोड़ रुपया की कमाई हो, ये मूल विचार जो वो त्रिभुवन भाई पटेल कि नज़र में फ़र्क होता है, नज़रिए में भी फ़र्क होता है। वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नज़रिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में, और वहाँ आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिलाएं अब हमें अच्छा सहयोग करने लगी और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई है हमारी। ढेर सारी चिंताएं जब इतनी हंसकर बहनें साथ में बैठती है तो अपने आप करता है। मेरी संस्था को नए बायोलॉज के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री करती है। 8 लाख की। कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज ये मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होगा, जहां राणा की हिरासत पर और जांच की प्रगति पर विचार किया जाएगा।
पाकिस्तान मूल के कनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा पर लश्कर तैयबा और डेविड कॉलमैन हेडली के साथ मिलकर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इस हमले में 166 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए थे। अमेरिका के कोर्ट में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। ऐप आधारित एग्रीगेटर्स के संचालन का रास्ता साफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी नियमों को अधिसूचित कर दिया है। रैपिडो और उबर जैसी सेवाएं अब नए नियमों के तहत आरटीओ में पंजीकरण के बाद इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चला सकती हैं। वहीं नए ढांचे में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अनुमति है, पेट्रोल वाहनों की अनुमति नहीं है। एग्रीगेटर्स को कम से कम 50 इलेक्ट्रिक बाइक का एक साथ उपयोग करना होगा। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क के रूप में 1 लाख और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 5 लाख का भुगतान करना होगा। लाइसेंस 5 लाख के लिए वैध होंगे, लेकिन 20 से 50 वर्ष की आयु के वैध वाणिज्यिक लाइसेंस और पीएसवी बैज वाले ड्राइवरों को ही नियुक्त किया जा सकता है। बात अब मौसम की कर लेते हैं। विदर्भ और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नागपुर जिले में लगातार बारिश हो रही है और शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। हालात को देखते हुए जिले के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रखे गए हैं। वर्धा जिले में लाल नाला प्रोजेक्ट के इलाके में पानी बढ़ रहा है। आज सुबह बांध के 2 दरवाजे खोले गए हैं। लाल नाला, पोथरा नदी और वर्धा नदी के किनारे बसे गांव को सावधान रहने को कहा गया है। चंद्रपुर जिले में खेत पानी में डूब गए हैं और 12 गांवों से संपर्क टूट गया है। साथ ही गोसेखुर्द बांध के सभी 33 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। नदी के किनारे बसे गांवों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। बारिश की वजह से कोयले की खदानें में काम पर भी असर पड़ रहा है। गढ़चिरौली जिले में भी तेज बारिश हो रही है और गोसेखुर्द बांध से पानी छोड़े जाने के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिले के 20 मुख्य रास्ते बंद हो गए हैं और देसाईगंज, कुरखेड़ा, आरमोरी, चामोर्शी, कोरची के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भंडारा जिले में भी भारी बारिश हो रही है और बाढ़ का खतरा देखते हुए 18 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उजनी बांध लगभग 87% भर चुका है और पानी को भीमा नदी में छोड़ा जा रहा है। कोल्हापुर जिले के बांधों में भी जोरदार बारिश हो रही है। राधानगरी बांध 80%, कालमावाड़ी बांध 66% और तुलसी बांध पूरी तरह भर चुका है। सांगली जिले के शिराला इलाके में भी तेज बारिश हो रही है और वारणा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई घाट जलमग्न हो गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे वाराणसी में गंगा का जलस्तर 63.34 मीटर रिकॉर्ड किया गया। निचले घाटों की सीढ़ियां पहले से जलमग्न हो चुकी हैं और पानी अब ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। गंगा की तेजी से बढ़ती लहरों ने दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को भी प्रभावित किया है। श्रद्धालुओं को अब जलमग्न सीढ़ियों और तटीय रास्तों से होकर घाटों पर पहुंचना पड़ रहा है। इसके अलावा मान मंदिर घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट, भदैनी, निषादराज, मान महल और ललिता घाट समेत कई घाटों का संपर्क मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि ऊना, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस पूर्वानुमान के मद्देनजर हमने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना और बिलासपुर 2 दिनों के लिए अलर्ट पर है, जबकि मंडी, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा जिले आज 10 और 11 जुलाई को येलो अलर्ट पर रहेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होते हैं। कहाँ फ्राई रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुबडुबी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुबडुबी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है?
अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरा आप सभी से दूध उत्पादक मंडियों से आग्रह है कि त्रिभुवन काका की एक फोटो जरूर अपनी कोऑपरेटिव में लगाइएगा, जिन्होंने गुजरात की सारी कोऑपरेटिव की बहनों को इतना समृद्ध किया। हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो टीएसपी एरिया के नाम से है और ऐसे जिले में भी सहकार की भावना से, सहकार के सहयोग से लैंप्स खुले हैं, जो पहले 50 थे अब 150 हो चुके हैं। जो आपने बायोलॉजी में संशोधन किया उसकी वजह से सर एक हम नेपियर ग्रास का वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसमें किसान को मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ का सर फायदा होगा। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ओहो सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गुजरात जैसे राज्य में जहाँ कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश होगी, वहाँ 1-1 करोड़ रुपया की कमाई हो, ये मूल विचार जो वो त्रिभुवन भाई पटेल कि नजर में फर्क होता है, नजरिए में भी फर्क होता है। वैसे ही मैं बात करना चाहूंगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नजरिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात, और वहाँ आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिला हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगे और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई है हमारी। ढेर सारी चिंताएं जब इतनी हंसकर बहनें साथ में बैठती है तो अपने आप निकलता है। मेरी संस्था को नए बायोलॉजी के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री कर चुकी है। 8 लाख की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यार। कुछ और मौसम की खबरों का रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है भारी बारिश। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाए हैं। इसके अलावा झारखंड के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां पर भी कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा में भारी बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली की संभावना जताई जा रही है। उधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं।
तो पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना आज जताई जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश होने के आसार हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और डीडी न्यूज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा की पल पल की अपडेट दे रहा है। और रात भर की यात्रा के बाद नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंच चुके हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में हैं। होटल पहुंचने पर नामीबिया के भारतवंशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हाथ में भारत के झंडे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेहद ही उत्सुक दिखे नामीबिया में रह रहे भारतवासी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामीबिया में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।
तो रात भर की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रासीलिया की सफल यात्रा के बाद अब नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंच चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां और अंतिम चरण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामीबिया में कई कार्यक्रम हैं और प्रधानमंत्री जब हवाई अड्डे पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और उसके बाद होटल पहुंचने पर नामीबिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।